नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी ने कमेंट में कहा है कि आप 2 लाइन अंबेडकर जी के बारे में बोलिए। तो अंबेडकर जी एक ग्रेट पर्सनालिटी थे, वो एक महान व्यक्ति थे जो संविधान के शिल्पी भी हैं। उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणादायक भी है। उनका एक कोट है, जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। तो उनका मतलब ये है कि आप अधिक समय से जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, आप कम ही समय जिंदा रहिए, लेकिन आप सोसाइटी में एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज लाइए ताकि आपका नाम विरासत के तौर पर हमेशा याद रहे। ये था अंबेडकर जी की पर्सनालिटी और व्यक्तित्व। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज के बारे में। नॉर्थ सी रूट के बारे में दिया है, चर्चा है इसमें है, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस उसके बाद भारत में जो G20 समिट हुआ था उसमें ट्राइफेड के द्वारा कुछ जनजाति के प्रोडक्ट्स प्रस्तुत किए गए, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद निपाह वायरस, ये केरला में फिर से आउटब्रेक कर गया है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के बारे में। ट्राइफेड के बारे में दिया है। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और शिल्प कौशल का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन देखा गया है, जिसमें ट्राइफेड ने इस जितनी भी कलाकारी थी जनजातियों द्वारा बनाया गया था उसे प्रस्तुत किया। कहाँ पर? G20 में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित बहुत सारी जो कलाकृति थी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, वो दुनिया के सामने उसे प्रस्तुत किया गया ट्राइफेड के द्वारा, और दुनिया ने इसकी सराहना भी की, जिसके नाम और स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे लोंगपी मिट्टी के बर्तन है, ध्यान रखिएगा इसका नाम और जो राज्य और जनजाति तीनों इंपॉर्टेंट है। जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लोंगपी मिट्टी के बर्तन स्थान मणिपुर में लोंगपी गांव है, उसी के नाम पर इस मिट्टी का बर्तन का नाम रखा गया है। इसे एक तंगखुल नगा जनजाति है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे बड़ी खासियत इसकी बात है, जो कुम्हार का चाक है उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, इसमें हाथ से ही इसे बनाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की पवन बांसुरी है, ध्यान रखिएगा। पवन बांसुरी का नाम जिक्र करेंगे तो छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बनाई जाती है और एक गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। यह जो पारंपरिक बांसुरी होती है इसके बियॉन्ड, मतलब कि इसके विपरीत है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक ही हाथ से आप घुमाकर इसे बजा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम हो। शिल्प कौशल में सावधानी पूर्वक बांस का चयन करते हैं, फिर छिद्र करते हैं, फिर डील करते हैं। इस बांसुरी की खासियत है। गोंड पेंटिंग के बारे में दिया है, इसे गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश की, एमपी की, यह एमपी की है। इसको जो भी प्रतिभा है इस गोंड पेंटिंग में दिखाई जाती है। इसका भी प्रदर्शन किया गया था G20 में। और गुजरात की हैंगिंग्स है, जो स्थान है गुजरात के अंदर एक दाहोद, वहाँ पर इस ये हैंगिंग को बनाया जाता है। ये भील और पटेलिया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा जो भील और पटेलिया जनजाति है सबसे पहले तो गुजरात में पाई जाती है, उसके बाद राजस्थान में भी भील जनजाति मिलती है, और इसी के द्वारा गुजरात हैंगिंग्स को बनाया गया है। इसमें करते क्या है, प्राचीन जो गुजरात का कला रूप है, जैसे मूल रूप से गुड़िया पालने वाले पक्षी जो उपजा है उससे ये बनाते हैं। इसमें सूती कपड़े और पुनर्नवीकरणीय सामग्री शामिल करते हैं। जो हैंगिंग्स है, हैंगर्स टाइप होता है, लटकाया जाता है। नेक्स्ट, भेड़ ऊन के स्टॉल के बारे में जानेंगे। भेड़ के ऊन का स्टॉल बनाया गया हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जनजातियों द्वारा बनाया गया है, जिसमें बोध, भूटिया, गुज्जर, बकरवाल जनजाति शामिल है। ये साल काफ़ी आकर्षक और कीमती थी, तो इसका भी प्रदर्शन किया गया। अराकू वैली की काफ़ी है, यह आंध्र प्रदेश में एक घाटी है, अराकू घाटी जिसे वैली कहते हैं। वो अपने अनूठे स्वाद के लिए काफ़ी जानी जाती है, तो इसका भी प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद ग्लास मोजेक मिट्टी के बर्तन का भी प्रदर्शन वहाँ पर दिखाया गया था। मीनाकारी है, मीनाकारी का स्थान है, ये राजस्थान में मीनाकारी की जाती है। इसमें करते क्या है, जैसे धातु का कोई भी सतह या कोई भी चीज़ बनाया जाता है उसको एक जीवंत खनिजों द्वारा सजाया जाता है, ताकि जो मूर्ति है काफ़ी आकर्षक और जीवंत दिखाई दे। ये मुगलों द्वारा ये तकनीक को शुरू किया गया था, तो इसमें मीनाकारी राजस्थान में बनाई जाती है। नीचे है धातु अंबाबारी शिल्प दिया है, ये भी राजस्थान में बनाई जाती है, ये भी मीना जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। ऊपर भी मीना ही जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, ये भी मीना जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। इसे और भी बढ़ाकर कर दिया गया है, यह सोने से आगे बढ़कर, पहले तो इसमें सोने जो धातु अंबाबारी शिल्प है इसे पहले सोने से ही बनाया जाता था, लेकिन अब इसे चांदी और तांबे के द्वारा भी बनाया जाता है। इसे चांदी और
तांबे के द्वारा भी बनाया जाता है। आइए ट्राइफेड्स के बारे में जानते हैं। ट्राइफेड की स्थापना, इसका बताया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो लघु वन उपज है, लघु वन उपज जैसे कि जैसे तेंदू का पत्ती हो गया, महुआ का फल हो गया, छोटे छोटे मतलब वृक्ष के जितने भी जंगल में वृक्ष हैं उसके प्रोडक्ट्स या लकड़ी या पत्ती जो भी औषधि इकट्ठा होती है वो जनजातियों द्वारा कलेक्ट किया जाता है और उसकी अच्छी कीमत मिल जाए और उनके जीवन में जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव आ जाए, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है ट्राइफेड्स की। ये संस्था करती क्या है? उनसे प्रोडक्ट्स लेती है, इस प्रोडक्ट्स को लेने के बाद फिर मार्केट में ये बेचती है, जो भी उचित दाम मिलता है इन जनजातियों को ये प्रोवाइड्स कराती है। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के बारे में दिया है। हाल ही में सरकार द्वारा यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना है इसके तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, इसका 2 चरण इम्प्लीमेंट हो चुका है तो इसके तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तो इससे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के पार्ट के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। किसको? जो ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना है। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? इसे इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वयन इसका कर रहा है ई कोर्ट परियोजना को भारत की जो ई समिति है, ई समिति सुप्रीम कोर्ट न्याय विभाग के सहयोग से इसे इम्प्लीमेंट यानी क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि आवश्यक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो प्रदान करना। जो भी हार्डवेयर की आवश्यकता है जैसे कि चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, वो भी है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी वो सॉफ्टवेयर, ये सब सारी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? अदालत को, यानी कि जुडिशरी को, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जो अदालत होगी वो ई सेवाएं देगी, ई सर्विस ग्राहकों को देगी, वकीलों को देगी। जैसे कि मतलब कि जैसे कागजी कार्रवाई होती थी पहले, वो न्यायालय में कागजी कार्रवाई होती थी, तो उस कागजी कार्रवाई से बचने के लिए ये सब सिस्टम किया जा रहा है कि मतलब कि कंप्यूटरीकृत हो, और फिर उसके बाद जो वकील हो या वादी हो, जो भी उनको मुकदमा है सब कुछ लैपटॉप या टेबलेट के माध्यम से ही उन्हें टेबल किया जाएगा। तो ये था उसके बारे में। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना का मतलब है इसमें जो भी फंडिंग और पैसा लगेगा पूरा केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी इस समय फिलहाल में कौन है? डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ इसके प्रेसिडेंट है इस समय। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना के बारे में अगर बात करें तो इसे 2007 में लॉन्च किया गया था कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। इसका काम यही है कि ई कोर्ट परियोजना भारत सरकार का जो न्याय विभाग है उसके द्वारा शुरू की गई एक मिशन मोड परियोजना है। उद्देश्य यही है कि देश में जो जिला है और अधीनस्थ न्यायालय है उसको सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल रूप से कंप्यूटरीकृत करना, ताकि जो कागजी कार्रवाई है उससे बचा जा सके और भी काम को भी आसानी से किया जा सके, ताकि जो न्याय है वो तेज़ी से मिल सके। चरण के बारे में देखेंगे। इसके पहले चरण को 2011 से 2015 तक लागू कर दिया गया था। इसका दूसरा चरण 2015 से शुरू हुआ था, अब तक चल रहा था। अभी तीसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा कि अब इसे भी लागू कर दिया जाएगा। उत्तरी सी के बारे में जानेंगे। उत्तरी सागर जो रूट है, भारत और रूस हाल के दिनों में उत्तरी समुद्री मार्ग और पूर्वी समुद्री गलियारे के उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसकी खोज के बारे में बात कर रहे हैं। भारत और रूस ने उत्तरी समुद्री मार्ग जैसे नए परिवहन गलियारों की खोज करने की संभावनाएं पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों के द्वारा चर्चा की जा रही है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि भारतीय नाविकों को व्लादिवोस्तोक, रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक पर रूसी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ध्रुवीय और आर्कटिक जल क्षेत्र के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। किसको प्रशिक्षित किया जाएगा? भारतीय नाविकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके संस्थान द्वारा? रूस के समुद्री संस्थान के द्वारा, ताकि जो भारतीय नाविक है ये आर्कटिक जल में और उसके बाद और भी जो ध्रुवीय क्षेत्र का जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पर आसानी से पारगमन कर सके। तो इससे होगा क्या? जो स्वेज नहर मार्ग है 21,000 किलोमीटर लंबा है, इससे दूरी कम हो जाएगी। यात्रा लगभग 2 हफ्ता से भी कम हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैप में देखते हैं, यह है उत्तरी सागर, नार्दर्न सी रूट है। यह है नार्दर्न सी रूट है, इस पर चर्चा हो रही है। ये है भारत। पहले भारत स्वेज कैनाल के माध्यम से उत्तरी सागर में यहाँ पर पहुँचता था बाई नाव के द्वारा, लेकिन अब ये रूट बनाया जा रहा है। ये है शहर, इसका एक शहर है
रूस का व्लादिवोस्तक पर एक प्रशिक्षण संस्थान है। अगर ये प्रशिक्षित कर देता है तो पूर्वी सागर के माध्यम से भारत यहाँ से मलक्का स्टेट से होते हुए यहाँ पर आसानी से पहुँच सकता है। जो समय भारत को सुएज नहर से वहाँ पहुँचने में लगभग 1 महीने लगता है, तो अब इसे क्या हो जाएगा, लगभग कम से कम होकर 2 सप्ताह से भी कम समय लगेगा, 2 हफ्ता से भी कम समय लगेगा। तो ये था इस रूट के बारे में। और भी अगर इसके बारे में कुछ जाने तो फिर आर्कटिक सागर में 3-4 सागर से होकर गुजरता है। बैरेंट सागर है, कारा सागर हो गया, लाप्टीव सागर हो गया, चुक्ची सागर हो गया, इन सब 3-4 सागर से होकर गुजरती है। मौजूदा जो शिपिंग कास्ट आता है वो 50% तक कम हो जाएगा। इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार भी है। लगभग जो टोटल भंडार है उसके 40% भंडार है इस क्षेत्र के रीजन में भी पाए जाते हैं। कोयला, जस्ता, चांदी जैसे महत्वपूर्ण भंडार भी वहाँ पर मिलने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में दिया है, तो इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नामांकन जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसे 15 सितंबर 2023 कर दिया गया है कि यहाँ तक आप अपना नामांकन कर सकते हैं। तो इस पुरस्कार के बारे में जानेंगे। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत इस पुरस्कार को प्रोवाइड कराया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर ऊर्जा भरना, दृढ़ संकल्प को बढ़ाने में और भी सपोर्ट करना, इनकी क्षमता को विकसित करना, इसके उत्साह को भी और भी सेलिब्रेट करना। अगर पात्रता की बात करें तो कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता हो, वो नामांकन कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक न हो। 18 वर्ष से अधिक इसकी उम्र न हो। इसे 26 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर इसे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये वीर बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है, उसी समय गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे थे, उनको जो नवाब वाजिद खान था उसके द्वारा इस्लाम न कबूल करने की वजह से उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। तो उसी की याद में, 26 दिसंबर की याद में ही वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिवस को इसे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर क्षेत्र की बात करें तो इस पुरस्कार को बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इन सब सारे क्षेत्रों के बीच में आप उत्कृष्ट कार्य किए हैं तो आप बाल पुरस्कार पाने के लिए आप पात्र हैं। पात्रता वही है, 18 साल से कम उम्र होना चाहिए, प्लस उसके बाद कार्य, घटना, उपलब्धि, आवेदन, नामांकन प्राप्त की अंतिम तिथि के 2 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। आपकी जो उपलब्धि है, जो ये आप उपलब्धि प्राप्त किए हैं, जिसके लिए आप जा रहे हैं पुरस्कार लेने के लिए, वो 2 वर्ष के अंदर की उपलब्धि हो, 2 वर्ष के अंदर की उपलब्धि हो, और 2 वर्ष के अंदर आप इस क्षेत्र में किसी और जगह से पुरस्कार प्राप्त नहीं किए हो। निपाह वायरस के बारे में जानेंगे। इसका फिर से आउटब्रेक हो गया है, इसका प्रकोप फिर से केरला में देखने को मिला है। इसमें नवीनतम प्रकोप में बताया गया है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, प्लस 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, वो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित हैं। इसके पहले केरला में 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिला था, कोझिकोड जिले में केरला के। अभी फिर देखने को मिला है, फिर से केरला में आउटब्रेक हो गया निपाह वायरस। निपाह वायरस की अगर बात करें तो निपाह वायरस एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक रोग है जो एनिमल्स और ह्यूमंस यानी कि जानवर और मनुष्य दोनों में फैलता है। जो निपाह वायरस है, इसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 1998 यानी कि 1998 में आइडेंटिफाई किया गया था मलेशिया में। ध्यान रखिएगा, इसे पहली बार कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था? मलेशिया में, और 1998 में किया गया था। ये इसका जो नेचुरल होस्ट होता है फ्रूट बैट्स, जिसे चमगादड़ बोलते हैं, चमगादड़ के अंदर ये जो निपाह वायरस होता है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। चमगादड़ अगर जिस फ्रूट पर या जिस डाली पर बैठता है उसको संक्रमित कर देता है। अगर उस फ्रूट को जो भी व्यक्ति खाता है या जो भी एनिमल्स खाता है वो निपाह वायरस से क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाता है, उस वायरस से संक्रमित हो जाता है। 2001 में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में इस केस को देखा गया था। इंडिया में पहली बार 2001 में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में इस केसेस को दिया गया था। उसमें लगभग 66 केस मिले थे जिसमें 45 की डेथ हो गई थी। ध्यान रखिएगा, 68% डेथ रेशियो था। वहीं 2007 में इंडिया में वेस्ट बंगाल में देखा गया था नादिया जिले में, वहाँ पर 5 केसेस मिले थे, 5 के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि 100% केसेस क्या थे? 100%। तो यह है चमगादड़ से फैलता है, फिर उसके बाद मनुष्य में फैलता है, जिस फ्रूट्स को मनुष्य खाते हैं, फिर सूअर से भी फैलता है यह,
सुअर के भी कांटेक्ट में अगर इन्फेक्टेड हो जाती है निपा वायरस से, तो इसके कांटेक्ट में भी जो भी पर्सन आता है उसे आसानी से जकड़ लेता है। निपा वायरस एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस का मतलब है कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है। चमगादड़ इसके प्राकृतिक होस्ट हैं, मतलब कि प्राकृतिक रूप से निपा वायरस चमगादड़ के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बोला कि इनक्यूबेशन जो अवधि है वो 4 से 14 दिन है। 4 से 14 दिन के अंदर ये संक्रमण देखने को मिलता है। मृत्यु दर इसमें 40% से 75% है, ध्यान रखिएगा। 40% से 75% तक मृत्यु दर है। 2001 में बांग्लादेश में भी इसे आइडेंटिफाई किया गया था। पूर्वी भारत में समय समय पर इस बीमारी की पहचान की जाती थी। तो यह है निपाह वायरस के। निपाह वायरस के जो भी कांटेक्ट में आ जाता था तो उस व्यक्ति को आइसोलेट करके रखना चाहिए, प्लस उसका रोकथाम और ट्रीटमेंट लगातार करना चाहिए। इसका कोई पारंपरिक रूप से टीका विकसित निपाह वायरस का अभी तक नहीं हुआ है। जिस जानवर में हो जाए उस जानवर को भी अलग थलग कर देना चाहिए। तो ये था निपाह वायरस के बारे में, आज की न्यूज़ के बारे में। यदि जानकारी या न्यूज़ आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।